टाइम पीरियड बताना है आपको फॉर द ऑसिलेशन ऑफ दिस ब्लॉक। ब्लॉक के ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड की वैल्यू देखो, अगर सब्जेक्टिवली करना चाह रहे हैं इसको एक बार मतलब पहला क्वेश्चन सब्जेक्टिवली करेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिवली आ जाएंगे। एप्लीकेशन ऑफ कंस्ट्रेंट रिलेशन लगाओ इसमें, एंड एप्लीकेशन ऑफ कंस्ट्रेंट किस तरीके से लगेगा वो देखिए। अगर ये मान ले कि जो ये कैपिटल एम है, ये एक्स डिस्टेंस, इसको एक्स डिस्टेंस से डिस्प्लेस करते हैं, तो क्योंकि कैपिटल एम और ये पुली आपस में कनेक्टेड है, कैपिटल एम पुली कनेक्टेड है, तो अगर ये ब्लॉक एक्स डिस्टेंस आगे जाएगा तो नेचुरली इस पुली को भी एक्स डिस्टेंस आगे आना होगा। मतलब सेंटर ऑफ दिस पुली ये भी एक्स डिस्टेंस आगे आएगा। तो नाउ डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाओगे। एम मास अपने प्रीवियस प्लेस से एक्स डिस्टेंस आगे और ये वाली पुली भी कुछ आगे आएगी। इनफैक्ट कुछ क्या, सेंटर ऑफ द पुली जो होगा वो भी अपने प्रीवियस पॉइंट से सेम डिस्टेंस आगे आएगा जितना ब्लॉक चलेगा, बिकॉज ये म्यूचुअली कनेक्टेड है। और अगर ये मान लें देखें कि स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ, एक बार पहले बोर्ड पे देख लीजिएगा, यहाँ से अगर पुली तक का ओरिजिनल डिस्टेंस आप एल मान लो, जो कि लेंथ ऑफ स्प्रिंग भी कह सकते हो कि ये लेंथ एल है। और इस वाले वॉल से स्प्रिंग तक के डिस्टेंस को हम कुछ ए मान लेते हैं या कुछ एल डैश मान लो इस डिस्टेंस को आप, फ्रॉम दिस पॉइंट। अब ये बताना ये टोटल लेंथ ऊपर वाले साइड की कितनी होगी। आप अगर यहाँ से और पुली तक ओरिजिनली एल डिस्टेंस था और ये पुली का सेंटर वाला पॉइंट एक्स डिस्टेंस आगे चला जा चुका है, तो ना दिस टोटल लेंथ जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक बनेगी L+2। नहीं, ये ऊपर की लेंथ ज्योमेट्रिकली देखो ना आप, यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ऑलरेडी एल था, सेंटर ऑफ अ पुली एक्स डिस्टेंस आगे जाएगा, तो सेंटर और इस वॉल के बीच में डिस्टेंस ये तो एल प्लस x हो जाएगा। और दूसरी वाली वॉल से इस पुली तक का डिस्टेंस L'+x। ये वॉल L' अपनी जगह पे ही रहेगी, तो ये डिस्टेंस आपका एल डैश प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है सर। तो यानी कि जो टोटल लेंथ है, इसको देखो आप, इस वॉल से लेकर के और इस वाले वॉल के बीच में, फ्रॉम दिस वॉल टू दिस वॉल, टोटल लेंथ यहां से लेकर के यहां तक का पूरा ये एल लेंथ प्लस हाफ सरकमफ्रेंस एंड प्लस यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ बिटवीन दीज टू वॉल्स, अगर टोटल लेंथ चेक की जाए तो एल प्लस पाई आर, पाई इंटू आर और प्लस एल डैश। जबकि यहाँ पर वही लेंथ चेक की जाएगा बिटवीन द सेम टू वॉल्स, जो ये वाली वॉल है और ये वाली वॉल, इनके बीच में डिस्टेंस अगर फिर से चेक किया जाए तो यहाँ से जाओगे एल प्लस एक्स हो गया प्लस पाई आर और प्लस एल डैश प्लस एक्स, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ इस लेंथ में, 2x का इंक्रीमेंट हुआ है। मतलब ये लेंथ जो है 2x अमाउंट से बढ़ रही है। और इसमें एक्सटेंसिबल ऑब्जेक्ट कौन सा है, थ्रेड या स्प्रिंग। तो ये जो आप यहाँ पर x लेंथ बढ़ रही है और यहाँ पर भी जो x लेंथ इंक्रीज करा रहे हो, ये इंक्रीज इन द लेंथ इस स्प्रिंग के एलोंगेट करने की वजह से आया हो। मतलब कि ये स्प्रिंग इस क्वेश्चन में एलोंगेशन जो इसका लिखेंगे वो इक्वल टू 2x लिखेंगे, बिकॉज जो भी लेंथ बढ़ रही है
वो इसके स्ट्रेच करने की वजह से बढ़ रही होगी। आइडियल थ्रेड कभी स्ट्रेच होती नहीं है, एलोंगेट होती नहीं है, तो इसका मतलब एलोंगेशन यहाँ पर 2x का क्रिएट हुआ। और जब 2x का एलोंगेशन आएगा यहाँ 2x का एलोंगेशन, तो ये वाली स्प्रिंग इस पुली के ऊपर लेफ्ट साइड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट करेगी, k मल्टीप्लाइड बाय द एलोंगेशन 2x का। और क्योंकि ये आइडियल पुली है, तो आइडियल पुली के लिए टॉप साइड और बॉटम साइड पर सेम फोर्स आनी चाहिए, यानी यहाँ पर जो टेंशन फोर्स आएगी वो भी 2kx के बराबर आएगी, क्योंकि अगर ये फोर्सेस अनइक्वल हो जाएंगी तो सेंटर के अबाउट कोई टॉर्क बन जाएगी, और आइडियल पुली में टॉर्क नहीं आ सकती कोई, बिकॉज आइडियल पुली का मतलब मासलेस बॉडी, तो मासलेस बॉडीज पे टॉर्क नहीं हो सकती, इसलिए दोनों साइड सेम फोर्स आएगी। और इधर वाली थ्रेड में जो टेंशन आएगी यहाँ वाली, आइडियल पुली में टॉर्क भी जीरो होना चाहिए और समेशन ऑफ फोर्स भी जीरो आना चाहिए, तो जितना लेफ्ट साइड का ये फोर्स देख रहे हैं उतना ही राइट साइड का फोर्स आएगा। तो 2kx लेफ्ट साइड, 2kx लेफ्ट साइड, दैट मींस टोटल हो गया 4kx, और यही 4kx का फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर जाएगा। तो अगर हम इस ब्लॉक के ऊपर बात करें तो फोर्स ऑन दिस ब्लॉक, फोर्स ऑन दिस ब्लॉक मैग्नीट्यूड 4kx है, बट वो उसके डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, अगेंस्ट द डिस्प्लेसमेंट, तो इसको लिखेंगे माइनस ऑफ 4kx, और इसको मास से डिवाइड करें अगर, या एक तरीके से कह सकते हो कि 4k जो है एक तरीके से इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट कह सकते हैं, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ k कह सकते हैं, और इसी हिसाब से डायरेक्टली हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखेंगे 2 पाई स्क्वायर रूट m डिवाइडेड बाय k इफेक्टिव विच इज 4k, तो ये इसका आंसर बनेगा। सर तो एक तरीके से हम लोग का रिजल्ट हो जाएगा के इफेक्टिव निकालने का, नंबर ऑफ ब्रांचेस का स्क्वायर करके। वही चीज। ठीक है जी, अब देखो इसको, ये ना एक्चुअली ऑब्जेक्टिवली करोगे इसके बाद, तो अभी सब्जेक्टिवली है, बट इसके बाद ऑब्जेक्टिवली क्या करते हैं उसमें, इसका रूल ये एक्चुअली बनता है ऑब्जेक्टिव अगर देखना चाहो। हमारी जो पुली है, इस पुली की तरफ इस पुली की दो साइड ब्रांचेस हैं, यहाँ पर दो साइड ब्रांचेस। एक और एग्जांपल देके समझाते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। थोड़ा सा फिगर चेंज कर लेते हैं एक बार, तो ये वाला एक नया क्वेश्चन देखो। लाइक इसमें अगर टाइम पीरियड निकालना हो,
ऊपर √m/9k। वैसे एक तरीका ना हम लोग न्यूटन लॉ में भी पढ़ते थे, अब पता नहीं कितना याद है इसमें। न्यूटन लॉ में पुली के कुछ कंसेप्ट बताए गए थे, देखते हैं अगर याद हो, मेमोरी में हो आपके। पुली का एक कंस्ट्रेंट निकालने का एक तरीका ये भी था, रिकॉल करिए। अगर पुली की सेंटर वाले पॉइंट पर और इधर की तरफ अगर मासेस लगे हो और यहाँ पर v1 वेलोसिटी से कुछ चल रहा हो, यहाँ v2 से चल रहा हो, और पुली का सेंटर पॉइंट vp से चल रहा हो, तो एक था कि इन दोनों का एवरेज यहाँ पर आता है, सॉरी, इन दोनों की जो एवरेज वैल्यू होती है सेंटर पे आती है। तो Yes, vp कम्स एज v1 प्लस v2/2। और ये काम डिस्प्लेसमेंट में भी कर सकते हो कि साइड की वेलोसिटीज का एवरेज या साइड के डिस्प्लेसमेंट्स का एवरेज सेंटर का डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ये एनएलएम के चैप्टर वाला है, अगर वो याद होगा तो यहाँ जल्दी कर जाएंगे। देखिए, अगर हमारा ये ब्लॉक एक्स डिस्टेंस आगे जाए, सर ये तो लेकिन वेक्टर फॉर्म में होता था ना, हाँ जो तो ऊपर वेक्टोरियल अपन फॉर्म में, हाँ बिल्कुल देखिए, मतलब अभी तो सेम डायरेक्शन, फिगर में सेम डायरेक्शन है इसलिए एरो नहीं लगाया है। अगर मान लो यस अपोजिट डायरेक्शन होते तो वो कर लेंगे। ये ब्लॉक अगर एक्स आगे जाएगा, पहला पॉइंट देखो, ये वाली थ्रेड, ये थ्रेड ब्लॉक से डायरेक्ट अटैच है। ये थ्रेड जब ब्लॉक से डायरेक्टली अटैच होगा तो इस थ्रेड में डिस्प्लेसमेंट एक्स दिखाएंगे। अब यहाँ पर पुली फिक्स है, ये पुली नॉन मूविंग पुली है। नॉन मूविंग पुली में अगर इधर एक्स का डिस्प्लेसमेंट होगा तो यहाँ पर एक्स अपोजिट साइड आना चाहिए। और मान लेते हैं कि इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट एक्स डैश का हुआ, और ये वाली थ्रेड भी ब्लॉक से डायरेक्ट कनेक्टेड है। ये ब्लॉक, ये थ्रेड और ये ब्लॉक डायरेक्ट आपस में बंधे हुए, तो ये भी एक्स होगा। और यही वाला कंसेप्ट लगा लेगा, तो सेंटर वाला इन दोनों साइड वालों का एवरेज है, तो ये जो एक्स होगा शुड बी एवरेज ऑफ दीज टू एक्स डैश। लेकिन इस बार जब एवरेज निकालेंगे तो ये एक्स क्योंकि अपोजिट है तो माइनस एक्स और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। अगर हम राइट साइड पॉजिटिव डायरेक्शन रखेंगे तो लेफ्ट साइड का नेगेटिव डायरेक्शन करके इससे डायरेक्टली आपको एक्स डैश की एक वैल्यू मिल जाएगी 3x के बराबर, जो क्लियरली ये बताता है कि अगर ये x इलोंगेट करेगा तो ये 3x, मतलब अगर ये x का डिस्प्लेसमेंट होगा ब्लॉक में तो यहाँ 3x का इलोंगेशन आएगी। तो ये कंस्ट्रेंट लगा लोगे तो जल्दी हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे कि अगर ये 3x अमाउंट से इलोंगेट करेगा, अगर यहाँ इलोंगेशन 3x का बनेगा तो यहाँ पर एक फोर्स आएगी 3kx की, और आइडियल पुली के दूसरे साइड भी 3kx आएगा, और यहाँ भी 3kx आएगा, बिकॉज सेम थ्रेड है, सेम थ्रेड यहाँ और यहाँ पर आ रही है। और इस मिडिल वाले स्ट्रिंग में अगर फोर्स चेक करेंगे ना, तो अगर इधर 3kx और इधर 3kx, तो इस मिडिल वाली स्प्रिंग में 6kx की फोर्स, यानी कि टोटल फोर्स जो इस ब्लॉक के ऊपर लगेगा 6kx बाय दिस थ्रेड एंड 3kx बाय दिस थ्रेड। तो टोटल फोर्स ऑन दिस मास, नहीं 6 टेंशन फोर्स आएगी ना, तो इस थ्रेड की वजह से लेफ्ट साइड टेंशन लगेगी और इस थ्रेड की वजह से भी लेफ्ट लगेगी। 6kx और 3kx सेम डायरेक्शन से, यानी कि टोटल 9kx की फोर्स हुई इसमें। तो हम इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लिखेंगे F बराबर -9kx, यानी यहाँ पर 9k को इफेक्टिव कांस्टेंट कह सकते हो, k इफेक्टिव, और फिर टाइम पीरियड 2π/m/9k। ठीक है, तो इसका यूज करना सीखो, अब ये ज्यादा फास्ट मेथड हो जाता है फिर। और बाकी ऑब्जेक्टिवली ये और फास्ट करना है तो हम लोग ये ब्रांचेस काउंट करते हैं, मतलब ये लाइक ब्रांच 1, ब्रांच 2 एंड दिस इज ब्रांच 3। तो 3 ब्रांचेस हैं और यहाँ पर उसका स्क्वायर बनना 9। पिछले वाले क्वेश्चन में 2 ब्रांचेस थी, उसका 4 के आंसर आया था।
इसमें 3 ब्रांचेस है तो आंसर 9k आ रहा है। मतलब k के आगे जो नंबर आएगा ब्रांच का स्क्वायर है और फास्ट हो जाएगा। मतलब अब ये टोटली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है फिर। मतलब अगर वैसे तो इस टाइप के क्वेश्चन के चांसेस कम होते हैं, बट स्टिल अगर ऐसे ही आपको बता रहे कि मान लो इस टाइप का फिगर हो जाए, नंबर ऑफ ब्रांचेस आप बढ़ाते रहो इसमें, तो आप चाहे जितनी मर्जी ब्रांचेस बढ़ा लो आप, लाइक इस तरीके से अगर हम ब्रांच तैयार करें एंड कह दे कि ये कांस्टेंट k है और इसके साथ हमने कुछ मास लगाया है और इसका ऑसिलेशन हो रहा है, तो अब आप देख लो कितना आएगा इसका आंसर। ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3, ब्रांच 4, तो डायरेक्टली टाइम पीरियड विल बी 2 पाई रूट m बाय 16k। सो मतलब तुम लोग को सब्जेक्टिव नहीं जाना, और भी बता रहे हैं अभी, और बता रहे हैं। एक सिंगल पुली वाला हो गया, सॉरी सिंगल स्प्रिंग हो, ब्रांचेस चाहे जितनी हो, तो आप डायरेक्ट लिखो इसे, क्योंकि फिर वही बात आनी है, वर्किंग ऐसी जाएगी, वही कंस्ट्रेंट वाला कंसेप्ट रखते हुए चले जाएंगे। अब आप मल्टीपल स्प्रिंग्स की जो बात कर रहे हो कि कई सारे स्प्रिंग्स होंगे, तो वो डिपेंड करता है कि वो कई सारी स्प्रिंग किस तरीके से लगी हुई है। मतलब इन ब्रांचेस में ही उन स्प्रिंग्स को ऐड करना है या फिर यहाँ वाले ब्रांच में ऐड करना है ना, बता रहे हैं उसके बारे में भी देखो। जैसे अगर ये हो K1 और इस ब्रांच में एक K2 लगा दो आप, एंड देन यहाँ पर एक मास लगा दीजिए और टाइम पीरियड चाहिए इसका। और सब करेंगे ऑब्जेक्टिव इसको भी। ठीक है, मतलब लॉजिक क्या हो रहा है, लॉजिक ये है के इफेक्टिव हो जाएगा K2 प्लस 2 K1। नहीं, सीरीज वाले के में है क्या करते हो, दो सर, के स्प्रिंग्स इफेक्टिव, सीरीज में होती है, सर मान लो के अगर इफेक्टिव ये होगा क्या, 2K1 K2 अपॉन 2K1 प्लस K2। नहीं बेटे, इसका बताओ ना पहले, अगर दो स्प्रिंग्स नॉर्मली सीरीज में होते हैं तो आप उसका के इफेक्टिव कैसे निकालते सर हो, 1 अपॉन 1 के by इफेक्टिव इज, तो यही लॉजिक लगाओ ना भाई, ये दो ब्रांच वाला स्प्रिंग है ना, तो इसका इफेक्टिव 4K1 है ये सर वही लगाया है। और ये K2 है, और 4K1 और K2 सीरीज में, तो फाइनली 1 बाई के इफेक्टिव 2 नहीं आएगा ना, अगर ये लगाया तो 4 आएगा। तो गलती ये कर दी सर, उसमें 4 लिखा नहीं था, मतलब लॉजिक वही लगा लेकिन 4K1 भाई की गलती 2K। तो स्कोप नहीं है ना, गलती का कोई स्कोप नहीं, ये ऑब्जेक्टिवली हो जाएगा ऐसे। पुली की डबल ब्रांच वाली स्प्रिंग जो होगी उसको 4 मान लेते, ट्रिपल ब्रांच होता तो 9 मान लेते, इसको 9K और इधर का K सीरीज में ऐड कर देंगे, उसके बाद के इफेक्टिव निकाल करके टाइम पीरियड निकल जाएगा। और अगर ये दो स्प्रिंग्स ऐसे लगाते, लाइक इस तरीके से होती, एक इधर और दूसरी स्प्रिंग इधर वाले ब्रांच में लगा देते, तो ये तो एक ऑर्डिनरी कॉम्बिनेशन नहीं भैया, K1 प्लस K2 नहीं होगा ये ऐसे होते मान लो, और यहाँ मास लगा होता, दोनों में फर्क है ना, यहाँ स्प्रिंग लगाना, यहाँ पर स्प्रिंग लगाना और यहाँ पर स्प्रिंग लगाने का डिफरेंस है। तो इसमें तो ये K1 K2 ऑलरेडी सीरीज में है, आपको नहीं लग रहा K1 K2 सीरीज में है, जिस थ्रेड से जो K1 वाली थ्रेड है वही थ्रेड K2 में जा रही है, तो yes ऑलरेडी K1 K2 सीरीज में है, तो पहले इनका इक्विवेलेंट निकालो।
ठीक है, इनके चांसेस कम हैं, फिर बोल रहा हूँ आपको बहुत कम चांसेस होते हैं इस लेवल तक क्वेश्चन जाए। बहुत ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनेगा तो मतलब बुक्स की बात नहीं कर रहे, बुक में तो 5-5 स्प्रिंग लगा देते, मतलब एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हुआ तो ये दो। Okay, तो इसका तो K1 एंड K2 आर ऑलरेडी इन सीरीज, पहले ही सीरीज में है वो, तो पहले ही इनका K इक्विवेलेंट निकाल के फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इस तरीके से कर दो और ज्यादा, मान लीजिए ये उस टाइप के क्वेश्चन में भी आता है कभी कभी, वहां सेम लगा दो। देखिए सजेशन मेरा देखो फिर यही होगा यार, इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना लीजिए कि पांच, मतलब दिमाग में इस टाइप के डाउट मत लाओ कि 5-6 आ जाएंगे तो क्या होगा, कभी नहीं आएंगे 5-6। और 4-5 स्प्रिंग आ गए तो वो सबके लिए टफ है, आप ही के लिए नहीं। अब इस तरीके से मान लो लगा दे K1 K2 K3, अब हिंट समझ जाओगे क्या है ये। K1 K2 को नहीं, ये कितना हुआ 4K1, 4K1 का K2 के साथ सीरीज, और हाँ ये पैरेलल जैसा काम करता है ना, सैंडविच वाला। तो 4K1 और K2 का सीरीज में, और 4K1 K2 के सीरीज का जो इक्विवेलेंट आएगा वो K3 में ऐड हो जाएगा, तो बस फाइनली K इफेक्टिव विल बी K3 प्लस 4K1 K2 का जब सीरीज में निकालेंगे तो वो 4K1 K2 अपॉन 4K1 प्लस K2, बस इस तरीके से आप हैंडल कर लेना इसे। और ये वर्टिकल स्प्रिंग्स में भी काम करेगा, जरूरी नहीं हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, सेम थिंग विल वर्क इन वर्टिकल स्प्रिंग आल्सो। बट ये सारे केसेस एक बार फिर से मैं क्लियर कर दूं कि ये जो ऑब्जेक्टिव अप्रोच काम कर रही है हमारी, ये तभी तक काम करेगी जब तक हम पुलिस को क्या मान रहे हैं, आइडियल मान रहे हैं। पुली वली में कोई मोशन नहीं होना चाहिए, मतलब पुली में मास या पुली में कुछ अगर ऐड कर देंगे तो पूरा पूरा क्वेश्चन बदल जाएगा हमारा। और इसको समझाने के लिए देखो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए जितनी भी ऑब्जेक्टिव ट्रिक होती है कहीं ना कहीं उनकी लिमिटेशन जरूर होती है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव ट्रिक की लिमिटेशन ना होती तो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे किताब वाले नहीं, वो उन ऑब्जेक्टिव ट्रिक को कहीं ना कहीं अपनी थ्योरी में जरूर बताते। कोई बुक, किसी भी बुक में तुमको ऑब्जेक्टिव ट्रिक तो मिलती नहीं है। तो ये हम लोग, क्योंकि हम लोग का एग्जाम न्यूमेरिकल वाला है इसलिए हम लोग ट्रिक्स बना लेते हैं। तो पैरेलली मैं दो एग्जांपल ले रहा हूँ। फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें एक आइडियल पुली है, उसके साथ स्प्रिंग अटैच कर दे, वर्टिकल वाला केस ले रहे हैं इसमें, और इसके साथ एक मास m, और इसका ऑसिलेशन कंसिडर कर रहे हैं। द पुली इज आइडियल। और वही दूसरे एग्जांपल में सिमिलर अरेंजमेंट, ये इसलिए भी कह रहा हूँ यार, कभी कभी क्या होता है ना पेपर्स में हम लोग, अगर कभी ऐसा भी होता है ना कि कोई क्वेश्चन क्लास में करा हुआ होता है और वो पेपर में आ जाता है, एक्चुअली होता यह है कि वो सेम क्वेश्चन नहीं आता, थोड़ा बहुत उधर उधर होता है, लेकिन उतना ध्यान हम लोग देते नहीं और बस उसी फ्लो में सब गलत कर दिया है। तो ये के है, इधर थ्रेड है, और इसमें जो मास m है वो पुली में ही है, पुली में ही मास m दे रखा है आपको, एंड दिस इज, क्या कोई डिफरेंस है कि पुली मासलेस हो और उसके साथ एक मास हैंग करे, और वही मास अगर पुली में होता और कहा जाए कि जो पुली है और थ्रेड है इनके बीच में स्लिपिंग नहीं है, पुली और थ्रेड के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं,
मतलब जितने मास की पुली है, यहाँ पर पुली का कोई मास नहीं है, जीरो मास है, मासलेस पुली है, उसके साथ मास एम लटकाया हुआ है, और इसमें वही मास पुली का है। तो एक बार को सोच सकते हो कि यार दोनों में फर्क क्या है, कोई ज्यादा फर्क, बहुत बड़ा फर्क आ रहा है, बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस है। पहली डिफरेंस क्या है कि जब पुली मासलेस है तो आपका ब्रांच वाला कंसेप्ट काम कर जाएगा। मतलब ब्रांच वाला कंसेप्ट मतलब ये के और ये इधर, मतलब दो ब्रांचेस हो गई। तो यहाँ तो ऑब्जेक्टिवली चाहो तो ऑब्जेक्टिवली और सब्जेक्टिवली करना चाहें वो भी कर सकते हैं। टाइम पीरियड 2π√m/4 की। लेकिन दूसरे वाले में ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम सबसे पहले एग्जाम्पल का डेरिवेशन चेक करें, सबसे पहले एग्जाम्पल का डेरिवेशन चेक करी तो हमने पुली के ऊपर और पुली के नीचे दोनों तरफ 2kx दिखाया था, और उसको मिला करके सेंटर पे 4kx कहा था। वो नहीं होगा ना, क्योंकि नो स्लिपिंग का मतलब क्या है, फ्रिक्शन होगा, क्योंकि अगर हम स्लिप नहीं कर रहे मतलब वो स्मूथ सरफेस नहीं होगी, स्मूथ सरफेस पे स्लिपिंग होती है। नो स्लिप का मतलब इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं कि पुली के सरफेस पर फ्रिक्शन है, और जब पुली की सरफेस पे फ्रिक्शन होगा तो लेफ्ट साइड और राइट साइड पर सेम टेंशन फोर्स नहीं आएगी। तो इस केस में अगर हमारी ये पुली एक्स डिस्टेंस नीचे आती है मान लीजिए, तो क्योंकि इधर थ्रेड है, इस साइड थ्रेड है और ऊपर वॉल है, तो थ्रेड वाला साइड इधर तो कोई मोशन पॉसिबल नहीं है, यानी इस साइड जीरो डिस्प्लेसमेंट होगा बिकॉज ऑफ इनएक्सटेंसिबल थ्रेड। और इन दोनों का एवरेज सेंटर पे आना चाहिए, एवरेज सेंटर पे आना चाहिए ना। इधर जीरो है, इधर क्या होगा, ताकि एवरेज वैल्यू एक्स है, यानी कि इस स्प्रिंग में 2x का एलोंगेशन जाएगा। यहाँ तक ठीक है। उस 2x एलोंगेशन की वजह से स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स आएगी। मतलब अगर हम पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इधर की तरफ 2kx की फोर्स दिखाएंगे, बट इधर जो टेंशन दिखाएंगे वो 2kx के बराबर नहीं दिखाओगे, डिफरेंट होगा वो, क्योंकि ये पुली सिर्फ ट्रांसलेट ही नहीं करेगा, रोटेट भी करेगा, बिकॉज सरफेस पर फ्रिक्शन आएगा तो टॉर्क आएगी, टॉर्क आएगी तो पुली रोटेट करेगी। तो एक्स और इसके साथ इसका mg, तो इस पुली में कंबाइंड मोशन हो रही होगी। सेंटर ऑफ अ पुली, सेंटर ऑफ अ पुली में डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा, मतलब कि ट्रांसलेशन होगा इसमें, और साथ में ये पुली अपने सेंटर के अबाउट रोटेट भी कर रही होगी विद सम एंगुलर एक्सेलरेशन। तो रोलिंग टाइप की चीज होगी, रोलिंग टाइप की चीज, ट्रांसलेटरी एंड रोटेशन दोनों आएंगे। और ये देखिए, याद करिए जरा रोटेशनल मैकेनिक्स में कि नो स्लिपिंग कंडीशन क्या थी। नो स्लिपिंग कंडीशन ये कहा गया था कि पुली की सरकमफ्रेंस, पुली के सरकमफ्रेंस वाले पॉइंट और बगल में जो थ्रेड है दोनों सेम वेलोसिटी पे होने चाहिए, या फिर दोनों सेम एक्सेलरेशन पे होने चाहिए। तो जो थ्रेड वाला पॉइंट है, मतलब पॉइंट ऑन द थ्रेड, पॉइंट ऑन द थ्रेड, इसकी तो जीरो एक्सेलरेशन आएगी, और वो इसलिए आएगी कि पॉइंट ऑन द थ्रेड यहाँ फिक्स कर दिया गया ना, थ्रेड ऊपर फिक्स करी गई है, तो फिक्स होने की वजह से यहाँ पर तो कोई एक्सेलरेशन आएगा नहीं। द पॉइंट ऑन थ्रेड इज 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मुझे यहाँ पर भी 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर चाहिए सरकमफ्रेंस के ऊपर, और सरकमफ्रेंस पर जीरो कैसे आएगा, तो सरकमफ्रेंस वाले पॉइंट में एक ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन आएगी ए, और एक रोटेशन की वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा आएगी जो अपवर्ड आनी चाहिए, और इसीलिए अल्फा का डायरेक्शन इस तरीके से दिखाया गया। जो पुली के डाउनवर्ड ट्रांसलेशन से, डाउनवर्ड ट्रांसलेट करने की वजह से इस पॉइंट का एक डाउनवर्ड ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन, और रोटेशनल मोशन होने की वजह से एक आर अल्फा का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये आपस में कैंसिल आउट करे, यानी एक इक्वेशन बनेगी यहाँ पर ए इक्वल्स टू आर अल्फा, और उसके अलावा जो न्यूटन लॉज है, mg -2kx -t, उसको रखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन, एक इक्वेशन ये बनेगी, और एक टॉर्क को लेकर के इक्वेशन बनाएंगे, और अल्फा एंटी क्लॉकवाइज है, कौन सी फोर्स सेंटर के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट कर रही है इसमें, तो टेंशन की टॉर्क है एंटी क्लॉकवाइज,
तो T इंटू आर और 2kx की टॉर्क, टोटल टॉर्क अबाउट सेंटर शुड बी I इंटू अल्फा एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पुली डिस्क मान लें अगर, तो mr²/2 और इंटू अल्फा, ये दूसरी इक्वेशन, और इसको थर्ड कर दे रहे A = R अल्फा, थर्ड इक्वेशन। इन तीनों को मिला करके ना हमें A निकालना होगा। मेरा कितना काम बढ़ गया, कहाँ वो एक लाइन में ऑब्जेक्टिवली हो रहा था और जैसे ही अपनी पुली में मास डाला और स्लो स्लिपिंग ऐड कर दी, वो कोई टफ प्रॉब्लम। अब स्टूडेंट के फ्रेम ऑफ माइंड से देखा जाए तो भाई नो स्लिपिंग और एक पुली में मास डालने से क्या फर्क पड़ता है, मतलब वो ये सोचता है कि है तो वही चीज। उनको कैसे समझाएं कि क्या फर्क पड़ता है भाई। अब ए निकालते हैं, कितना आ रहा है इसके थ्रू देखते हैं। हाँ तो आना ही चाहिए, SHM है तो ए एक्स का फंक्शन तो आएगा। इनफैक्ट वो उसी फॉर्म में आना चाहिए, A = -ω² x वाला फॉर्म आना चाहिए, मतलब या प्लस कुछ कांस्टेंट आ सकता है, तो अभी तो SHM कहेंगे इसको। भाई अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ जाएगा तो SHM तो होगा भी नहीं है। और एक्चुअली स्प्रिंग लगाते ही इसीलिए है ताकि वेरिएबल एक्सेलरेशन आए। तो सेकंड इक्वेशन से एक आर कैंसिल हो जाएगा, इधर भी आर है, यहाँ भी आर है, इधर भी R² है, तो एक आर सेकंड इक्वेशन से कैंसिल कर लो। और सेकंड इक्वेशन में जो R अल्फा है उसको A से रिप्लेस कर देते हैं और फिर दोनों, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो T कैंसिल आउट हो जाता है, मतलब एक R कैंसिल, जो R अल्फा बचा उसको A लिख दिया और फिर दोनों इक्वेशन से ऐड कर दी तो -T और T चले जाएंगे, तो इससे A और X के बीच इक्वेशन आ जाएगी। इधर लिख दे रहे हैं, मतलब ये आ रहा है 2g/3 -8kx/m। तो कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, x का नंबर आ गया ना, x आ गया इसमें, तो ये जो 8k/m है इसको क्या कहोगे, ओमेगा। एक बार चेक करना है 8k/m आ रहा है कि 8k/3m आ रहा है। 8k/3m आएगा। 3 आएगा यहाँ पर, हाँ 8k/3m ω² हो गया, तो ओमेगा मिल गया, टाइम पीरियड आ गया। मतलब 2π√3m/8k, कहाँ m/4k था, अब 2π√3m/8k। ठीक है, डिफरेंस क्लियर है। ऑब्जेक्टिव ट्रिक मासलेस पुलिस के लिए ही है, मास वाली पुली में नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है इसी में टू बॉडी ऑसिलेटर, स्प्रिंग के ही केस में, या इसको हार्मोनिक ऑसिलेशन भी कहते हैं। टू बॉडी ऑसिलेटर या फिर हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं देखिए।
इनको प्रॉब्लम के ही फॉर्म में करेंगे। तो पहला वाला प्रॉब्लम इस तरीके से है कि स्प्रिंग से दो मासेस अटैच हो, like M2 and M1, two masses attached by the same spring. M1, M2 are two masses which are attached by the same spring. और क्योंकि हमारे दो ही स्पेशल केस होते हैं एसएचएम में, अगर याद करिए दो स्पेशल केसेस में, एक होता है कि स्टार्टिंग में स्प्रिंग नॉर्मल रही हो और कुछ वेलोसिटी दी गई हो, या फिर स्टार्टिंग में स्प्रिंग इलोंगेटेड रही हो और रेस्ट से स्टार्ट हुए हैं। तो हम दूसरा वाला केस मान रहे हैं, मतलब इन बिगिनिंग द स्प्रिंग इज elongated, this spring is elongated by x naught and system start from rest. In beginning the spring is elongated by x naught and the system start from rest. This system starts from rest on a frictionless horizontal surface. On a frictionless horizontal surface. लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हम लोग लैंग्वेज में बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते। सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट व्हेन द स्प्रिंग वाज elongated on a frictionless horizontal surface। एक एक वर्ड का मतलब है इसमें, फ्रिक्शनलेस की भी सिग्निफिकेंस है, हॉरिजॉन्टल की भी सिग्निफिकेंस है। ठीक है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ M1 एंड M2। इनफैक्ट टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड दोनों बताने होते हैं। फाइंड द टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड फॉर ऑसिलेशन ऑफ M1 एंड ऑसिलेशन ऑफ M2। ठीक है ना, उन पॉइंट्स का सिग्निफिकेंस, मतलब प्रॉब्लम का रीजनिंग पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, उसके बाद इसका कैलकुलेशन पार्ट देखो। तो पहले रीजनिंग पार्ट, हम लोग क्या कह रहे हैं, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, मतलब फ्रिक्शन है नहीं, ग्रेविटी का रूल आएगा नहीं, हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो नॉर्मल ग्रेविटी बैलेंस हो जाती है। मैकेनिक्स में 5 तरीके की फोर्सेस हम लोग पढ़ते हैं मेनली, मतलब जो न्यूटन लॉ वाला चैप्टर था, ग्रेविटी, नॉर्मल, फ्रिक्शन, स्प्रिंग और स्ट्रिंग। स्ट्रिंग है नहीं, नॉर्मल ग्रेविटी चले गए, फ्रिक्शन है नहीं, बचा क्या, सिर्फ स्प्रिंग। और अगर M1 M2 को सिस्टम मान लें तो वो इंटरनल हो गई, यानी इस क्वेश्चन में एक्सटर्नल फोर्स कहीं नहीं है। तो रीजनिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, रीजनिंग पार्ट, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स कंसिडरिंग द टू बॉडीज एज ए सिस्टम, है ना। 5 फोर्सेस दिखा करो, क्योंकि नॉर्मली यही 5 फोर्सेस प्रॉब्लम्स में रहती है। हॉरिजॉन्टल की वजह से नॉर्मल ग्रेविटी चले गए, टेंशन है नहीं, स्प्रिंग नहीं है यहाँ पर, स्प्रिंग फोर्स इंटरनल हो गई क्योंकि दोनों पार्टिकल सेम स्प्रिंग से बने हुए, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास में कोई एक्सेलरेशन नहीं आई। और इनफैक्ट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है क्योंकि सिस्टम स्टार्ट एट रेस्ट। दिस इज रीजनिंग पार्ट है क्वेश्चन का, रीजनिंग पार्ट। एंड दैट मीन्स कि सेंटर ऑफ मास एक स्टेशनरी पॉइंट कह सकती हूँ, क्योंकि जिस पॉइंट में ना तो कोई इनिशियल वेलोसिटी है ना कोई एक्सेलरेशन है, वो कोई डिस्प्लेसमेंट करेगा ही नहीं। तो इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो एक तरीके का स्टेशनरी पॉइंट होगा, और सेंटर ऑफ मास ऑफ M1 M2 विल बी समवेयर बिटवीन M1 M2, कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा सेंटर ऑफ मास, और वो एक फिक्स पॉइंट की तरीके से काम करेगा। सेंटर ऑफ मास विल एक्ट लाइक अ फिक्स पॉइंट। ऐसे में इस स्प्रिंग को मेंटल लेवल पर ये मान सकते हैं सेंटर ऑफ मास एक फिक्स पॉइंट है, यानी पूरी स्प्रिंग में एक ऐसा पॉइंट होगा जो कि स्टेशनरी पॉइंट होगा। तो उस स्टेशनरी पॉइंट से हम वर्चुअली सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, एक तरफ M1 मास और एक तरफ M2 मास लगा दो, M1 M2। जहां भी सेंटर ऑफ मास होगा वहां से स्प्रिंग को
हाइपोथेटिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। अब ये एक ऑर्डिनरी प्रॉब्लम हो गया है, एक ऐसा प्रॉब्लम जिसमें स्प्रिंग का एक साइड फिक्स है। ये क्वेश्चन तो डील करते ही हम लोग, सिंगल मास वाला क्वेश्चन तो डील करते ही हो गया उसके बस। हाँ, लेकिन अब एक करेक्शन होगा। करेक्शन ये होगा कि अगर ओरिजिनल स्प्रिंग का कांस्टेंट के है तो इन छोटे छोटे पार्ट्स का कांस्टेंट कुछ और आएगा, बिकॉज के प्रोपोर्शनल टू 1/11 होता है। तो ये क्या आएंगे, देखिए 2k हुए। देखिए, हाँ, सेंटर ऑफ मास, अगर ये पूरी लेंथ एल मान लेते हैं तो सेंटर ऑफ मास m1 वाले साइड से ये m1 l अपॉन m1 प्लस m2, और इधर वाले साइड से भी निकाल सकते हैं इसी तरीके से m2 l अपॉन m1 प्लस m2। और लेंथ में जो फैक्टर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, स्प्रिंग कांस्टेंट में वो फैक्टर डिवाइड कर दीजिए, यानी ये कांस्टेंट k अपॉन m1 टाइम्स m1 प्लस m2। ये बात समझ में आई क्या किया आपने? Yes, sir. स्प्रिंग को पीसेस में डिवाइड करने पर कांस्टेंट बदलते लेंथ के इनवर्स प्रोपोर्शन में, और इधर वाली स्प्रिंग का कांस्टेंट k अपॉन m2, k अपॉन लेंथ के साथ जो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, l के साथ जो मल्टीप्लाई फैक्टर है उसको डिवाइड करो। अब एक नॉर्मल क्वेश्चन है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताएं सिंगल मास के लिए। सिंगल मास वाले प्रॉब्लम्स में टाइम पीरियड का बेसिक फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट ऑफ मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट m1 और जो उसका कांस्टेंट आ रहा है, यानी विच इज k अपॉन, ये कुछ गड़बड़ हो गया यार, क्यों क्या सर m1 का डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से m1 l नहीं होगा ये m2 उल्टा हो गया, M2 इधर L m2 होगा ये। आएगा, ये गलत लिख दिया हम लोगों ने यार, और इधर m1 आएगा। सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस गलत कैलकुलेट हो गई है। तो ये k अपॉन m2 और ये वाला, मतलब ये वाला कांस्टेंट k यूज करेंगे। तो जब ये वाला कांस्टेंट वहां रखोगे 2 पाई अंडर रूट m1 डिवाइडेड बाय दिस कांस्टेंट, तो न्यूमरेटर में m1 m2 बन जाएगा और डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2, और इधर भी सेम आंसर आएगा क्योंकि इसमें न्यूमरेटर में m2 जाएगा और डिवीजन में ये चीज आएगी, यानी दोनों चीजें सेम टाइम पीरियड पे चलेंगी। अब ऑब्जेक्टिव बन गया, पहले सब्जेक्टिवली कर लिया, लॉजिक समझ में आ गया। अब इसको ऑब्जेक्टिवली कर देंगे कि ये m1 m2 बाई m1 प्लस m2 रिड्यूस मास है। तो अब आगे से जब क्वेश्चन आएंगे तो 2 पाई अंडर रूट, मतलब आगे इतना टाइम तो होगा नहीं कि हम रीजनिंग लगाएं, तो आगे से इसको रिड्यूस मास कर देंगे एंड डिवाइडेड बाय k कर देंगे ऑब्जेक्टिवली। और क्योंकि देखिए पिछली क्लास में, कल वाली क्लास में ये बात कह चुके हैं कि ये नेचुरल ऑसिलेशंस हैं, तो टाइम पीरियड इन बातों पर नहीं डिपेंड करते हैं कि बिगिन इनिशियल कंडीशंस कैसी थी। जैसे कि इनिशियली स्प्रिंग एलोंगेटेड है और सिस्टम रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, तो अगर ऐसा नहीं होता, मान लीजिए इनिशियली स्प्रिंग नॉर्मल लेंथ पे रही होती और सिस्टम किसी वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ होता, तब भी यही आता। हमने कोई कांस्टेंट फोर्स ऐड की होती इसमें, तब भी यही होता है। टाइम पीरियड इज ए नेचुरल फिनोमिना, ऑसिलेशन इज ए नेचुरल फिनोमिना। तो टाइम पीरियड का ये जो रिजल्ट पढ़ रहे हो आप, भले ही हमने एक सिंपल सिचुएशन में डिराइव किया है, और सिंपल सिचुएशन में इसलिए डिराइव किया है कि जल्दी डिराइव, बट ये बात समझ करके कि भाई नेचुरल ऑसिलेशंस हैं, तो इनिशियल कंडीशंस बदल दें अगर, या फिर स्प्रिंग में कुछ कांस्टेंट फोर्स लगा दें, क्योंकि ये कल प्रूफ कर चुके हो कि स्प्रिंग में कांस्टेंट फोर्स लगाने के बाद भी टाइम पीरियड नहीं बदलता उससे। तो ये हम हर एक कंडीशन में यूज करेंगे टाइम पीरियड का फॉर्मूला। और एम्पलीट्यूड की बात करें अगर, तो m1 का सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस हो जाएगा। नहीं, तो इलोंगेट करके छोड़ दिया है ना, तो पीछे ही तो जाएगा। हाँ तो बता रहे क्या आएगा, एम्पलीट्यूड पूछ रहे हैं यार, एम्पलीट्यूड देखो क्या आएगा। इसको ऑब्जेक्टिव रखो यार, ऑब्जेक्टिवली देखिए
इसको तो है ना अभी, एम्पलीट्यूड के लिए कैसे करेंगे देखो। एम्पलीट्यूड की अगर हम मैथमेटिकल फॉर्मूला छोड़ दें, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी है बट कभी कभी हमारे को थ्योरी भी काम करती है। तो एम्पलीट्यूड इक्विलिब्रियम पॉइंट और एक्सट्रीम पॉइंट के बीच का डिस्टेंस नहीं होता। एसएचएम में जो मीन पोजीशन होती है, जिसको मीन पोजीशन एसएचएम में कहते हैं, वो ये वो पोजीशन होती है जहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है बट एक्सेलरेशन जीरो होता है। और एक्सट्रीम पोजीशन जो होती है वहां पर कहते हैं कि कोई वेलोसिटी नहीं होती है लेकिन वहां मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है। तो जब ये बिगिनिंग में रेस्ट पे थे, मतलब जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट हुई, तो इसका मतलब ये अपने एसएचएम के कौन से पॉइंट्स पर थे। अगर ये जीरो स्पीड से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये स्टार्टिंग में एसएचएम के एक्सट्रीम मीन पे थे, पॉइंट पर है या एक्सट्रीम पॉइंट्स पर? एक्सट्रीम पे। एक्सट्रीम पॉइंट्स पर, बिकॉज इनमें कोई वेलोसिटी नहीं है और सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस होना नहीं है। तो ये जो m2 होगा, क्योंकि इलोंगेट करके छोड़ रहे हैं तो नेचुरली m2 जो होगा वो राइट साइड आएगा। मान लेते हैं कि m2 राइट साइड x2 डिस्टेंस आता है और m1 लेफ्ट साइड जाएगा बाय सम x1 डिस्टेंस, और उसके बाद हमारी स्प्रिंग बिल्कुल नॉर्मल लेंथ पे आ जाएगी। क्योंकि जब स्प्रिंग नॉर्मल लेंथ पे आ जाएगी उस टाइम ना तो m1 पर कोई फोर्स होगी ना m2 पर कोई फोर्स होगी, यानी इस समय ये अपने मीन पॉइंट्स पर आ गए। तो अगर हम ये x1 निकाल ले तो क्या यही चीज एम्पलीट्यूड नहीं होगी? एक्सट्रीम और मीन के बीच का डिस्टेंस। तो ये जो x1 है, अगर ये सॉल्व हो जाए तो एम्पलीट्यूड मिल जाएगा m1 का, और ऐसे ही अगर x2 सॉल्व हो जाए तो फिर x का मिल जाएगा। अब ये सॉल्व होंगे कैसे? x1 प्लस x2 कितना होगा यहाँ पर? x0 जो इनिशियल एलोंगेशन है, और क्योंकि सेंटर ऑफ मास ने डिस्प्लेसमेंट नहीं की है, तो सेंटर ऑफ मास में डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं हो रही है तो एक और बात कह सकते हो कि m1 x1 शुड बी इक्वल टू m2 x2। निकाल लीजिए x1 x2। m1 was originally at extreme and after traveling certain distance it will come to the mean point। extreme और mean के बीच का डिस्टेंस। थ्योरी सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर की लग रही है कि डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा सेंटर ऑफ मास में। ठीक है यहाँ तक? अच्छा, इस क्वेश्चन में क्योंकि देखो बहुत ध्यान से समझोगे तो आगे भी चीजें आसान रहेंगी। इस क्वेश्चन में हमने इंटेंशनली इस तरीके से क्वेश्चन को डिजाइन किया था कि सेंटर ऑफ मास, क्वेश्चन डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि सेंटर ऑफ मास में कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो, और उस बेसिस पे सब कुछ आ रहा है। बट ये कोई जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में ऐसा होगा। इसको तो कंप्लीट कर लिए है, लेकिन ये बात समझो कि हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास को स्टेशनरी मान करके अपनी एक प्रॉब्लम सॉल्व की है। तो अगर सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी नहीं है, फॉर एग्जांपल 2m mass is on the right side and m mass on the left side, 2m on the right, m on the left, spring is normal, बट नॉर्मल स्प्रिंग में ऑसिलेशन अपने आप स्टार्ट नहीं होगा, इसके लिए हमें कुछ वेलोसिटी देनी पड़ेगी। तो मान लेते हैं कि हमने 2m वाले को कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड करी है v0 की, और स्मॉल m को कोई वेलोसिटी नहीं दी। एक मास को वेलोसिटी दे देते हैं, ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना भाई? ऑसिलेशन मींस जस्ट काइंड ऑफ वाइब्रेशंस, तो वाइब्रेशंस अपने आप तो होने नहीं देंगे भाई। 2m को एक वेलोसिटी प्रोवाइड करिए। ठीक है, इस केस में सेंटर ऑफ मास में भी एक वेलोसिटी आएगी। उस फॉर्मूले को लगाएं, अगर m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2, तो इस क्वेश्चन में सेंटर ऑफ मास मूव करेगा। बट उससे पहले टाइम पीरियड पूछा जाएगा
पहले अगर पूछा जाए कि इस क्वेश्चन में टाइम पीरियड बताइए, तो अब मैं फिर बोल रहा हूँ टाइम पीरियड के लिए कुछ ना सोचिए। टाइम पीरियड नेचुरल एक्टिविटी है, इनसे कोई मतलब नहीं कि वेलोसिटी दे रहे कि नहीं दे रहे। अगर क्वेश्चन इज ओनली अबाउट टाइम पीरियड तो सीधा सीधा 2 पाई रूट ऑफ रेडियस मास निकालिए m1 m2 by m1 plus m2 से 2m/3। ये सब ऑब्जेक्टिवली होते। मैं बार बार कह रहा हूँ टाइम पीरियड निकालना प्योरली ऑब्जेक्टिव मेथड है। उसके अलावा जब चीजें फंसती है ना टाइम पीरियड के अलावा, तो थोड़ा दिमाग खराब होता है इस चीज से। टाइम पीरियड समझ में आ रहा है आपको, इररिस्पेक्टिव ऑफ इनिशियल कंडीशंस। हाँ, अगर पूछा जाए लाइक इस क्वेश्चन में कि व्हाट इज द एम्पलीट्यूड फॉर 2m एंड m, अब ये थोड़ा टफ क्वेश्चन हो जाता है। एम्पलीट्यूड निकालने को दे दें अगर m और 2m का, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप ये बताइए कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी कितनी। सर 2 वी v नॉट नॉट। बाय, अरे सेंटर ऑफ मास की भाई, सेंटर ऑफ हाँ मास हाँ की यस वेलोसिटी यस सर 2 v m1 नॉट बाय। v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। यस सर 2 v नॉट बाय। निकाल सकते हैं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, 2/3 v नॉट बाई 3 आएगी। 2m इंटू वी नॉट प्लस m इंटू 0 अपॉन m प्लस 2m, m1 v1 प्लस m2 v2 बाई m1 प्लस m2 वाला फॉर्मूले से 2v नॉट बाय 3 सेंटर ऑफ मास चल रहा है। किसी चलती हुई चीज को काइनेमेटिक्स में अगर रेस्ट पे लाना चाहते हो, रिलेटिव आ जाओ, कोई भी मूविंग बॉडी के फ्रेम में चले जाइए, वो रेस्ट पे आ जाएगा। तो नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। काइनेमेटिक्स में रिलेटिव वेलोसिटी का फिजिकल मतलब ही यही है। किसी के रिलेटिव चले जाइए तो जिसके रिलेटिव जाएंगे वो रेस्ट पे रहता है। सेंटर ऑफ मास इज नाउ एट रेस्ट। और अब हमारा 2m की क्या वेलोसिटी बनेगी, क्योंकि अब सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में हो तो रिलेटिव वेलोसिटी लो आप, और सेंटर ऑफ मास की खुद की वेलोसिटी 2v नॉट बाई 3 है और 2m की वेलोसिटी v नॉट है, तो रिलेटिव वेलोसिटी। और सेंटर ऑफ मास 2m से कितने डिस्टेंस पे होगा, अगर ये पूरी l लेंथ थी 2m से कितने डिस्टेंस पे होगा सेंटर ऑफ मास। तो अरे एक m है एक 2m है, l बाय, तो सेंटर ऑफ मास इससे l/3 डिस्टेंस पीछे है ना, उस l/3 लेंथ का कांस्टेंट कितना होगा, 3k। अब एक नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, सेंटर ऑफ मास इज अ फिक्स पॉइंट नाउ। और इधर दूसरा वाला मास देखो जरा, ये दूसरा वाला मास सेंटर ऑफ मास से कितने डिस्टेंस पर है, तो उस लेंथ के हिसाब से इसका क्या कांस्टेंट आएगा। अगर ये 2l/3 डिस्टेंस है 3k/2, और टाइम पीरियड से वेरीफाई कर सकते, इसीलिए टाइम पीरियड ये बन रहा है। चेक करिए 2 पाई, चाहे इधर से चाहे इधर से देखो, टाइम पीरियड अगर निकालो तो 2 पाई तो रूट ऑफ 2m बाय 3k, जो रिड्यूस मास करके ऑलरेडी आ रहा था। अब स्मॉल m की वेलोसिटी बताना है। वैसे तो इसमें कोई वेलोसिटी थी नहीं, एब्सोल्युटली इसमें कोई वेलोसिटी नहीं थी, बट हम सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव देख रहे हैं, माइनस मतलब लेफ्ट साइड। और जब स्टार्ट हो रहे तो नॉर्मल कंडीशन पे हो, स्प्रिंग नॉर्मल है अभी। नॉर्मल स्प्रिंग का मतलब एसएचएम का मीन पॉइंट है कि एक्सट्रीम पॉइंट है, मीन पॉइंट जहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, और मैक्सिमम वेलोसिटी इज ए ओमेगा। तो दिस वेलोसिटी v नॉट बाई 3 should be amplitude into omega, और omega is root of k/m। इससे इधर वाले ब्लॉक का एम्पलीट्यूड आ जाएगा, और इधर वाले ब्लॉक का एम्पलीट्यूड दूसरे साइड पर, ये भी मीन पर है अपने। मीन पॉइंट मतलब जो भी वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी और वो ए ओमेगा होनी चाहिए। तो इधर वाले ब्लॉक के लिए जाएंगे तो वेलोसिटी 2v नॉट बाई 3 है, ये इधर वाला एम्पलीट्यूड इसको ए डैश मान लेते हैं, और ओमेगा इज रूट ऑफ k/m
के यहाँ पर 3k/2 रखेंगे और डिवाइडेड बाई एम, तो इधर से भी एम्पलीट्यूड आएगा। एम्पलीट्यूड दोनों के सेम नहीं आएंगे, टाइम पीरियड सेम आएंगे, एम्पलीट्यूड नहीं आएंगे सेम, बिकॉज एम्पलीट्यूड इज नॉट नेचुरल एक्टिविटी। एम्पलीट्यूड इनिशियल कंडीशंस पर डिपेंडेंट है। लॉजिकल है, एक पेंडुलम कितनी एंगल पे जाएगा वो तो हम लोगों पर डिपेंड करता है कि पेंडुलम को कितने एंगल पे ले जाके छोड़ते हैं। झूला झूलना है तो झूला झूलोगे तो पेंडुलम है, बट वो झूला कितनी हाइट तक जाएगा ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। तो ऐसा मतलब ये समझ जाइए इस टाइप के क्वेश्चन में अगर सेंटर ऑफ मास मोशन में है भी मान लो, तो उसको रेस्ट पे ला सकते हैं ना रिलेटिव करके। टाइम पीरियड का फिर से बोल रहा हूँ, टाइम पीरियड का किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, वो फिक्स है। अगर टाइम पीरियड आए तो ये मुश्किल से 1 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं होगा। 2 पाई रूट में रिड्यूस मास डिवाइडेड बाय के। और मैं बार बार एम्पलीट्यूड इसलिए कराता हूँ क्योंकि इस चैप्टर में यही 2 मेन चीजें। अब इसमें थोड़ा सा और इसको मल्टीपल कंसेप्ट के थ्रू लेके जाओ तो कुछ ये काम कर सकते हैं, अगर मल्टीपल कंसेप्ट के थ्रू जाना चाहते हैं। इधर एक एम मास लगा दें और बीच में हम 2 स्प्रिंग्स यूज कर लें, तो ये है कुछ नहीं, ये मल्टीपल कंसेप्ट इन द सेम प्रॉब्लम। और इधर आप 2m मास लगा दें, इसको 3k कर दें, इसको 6k कर दें और इसको मान लीजिए 4k कर दें या 5k। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। क्वेश्चन लिखते ही दिमाग चल गया होगा क्या करना है इसमें। दोनों साइड मास है तो रिड्यूस मास, और मल्टीपल स्प्रिंग्स भी हैं इसमें, तो के इफेक्टिव। दोनों के अपने अपने कंसेप्ट हैं, रिड्यूस मास कैसे निकालते हैं और के इफेक्टिव कैसे निकालते हैं। रिड्यूस मास तो 2m/3 आएगा, m1 m2/m1 प्लस m2 से। और के इफेक्टिव देखिए जरा, 3k और हाँ सर 3k और 7k। ये दोनों सीरीज में जाओगे तो 2k आ जाएगा, और 2k और 5 के Yes, पैरेलल में तो यहाँ 7k। 7k। बस ये ऑब्जेक्टिव टाइम पीरियड निकल गया। ठीक है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ओवर हो चुका है, इससे ज्यादा मतलब चांसेस कम है। एक बड़ा ही पर्टिकुलर क्वेश्चन एचसीवी में है, हटा दें इसको। बहुत ही वो पर्टिकुलर क्वेश्चन एचसीवी में है जिसमें कुछ इस टाइप का एक अरेंजमेंट लिया उन्होंने, एक मास m लिया है और उसको ऐसे करके ना थोड़ी सी स्लैंटेड स्प्रिंग्स के साथ कनेक्ट किया है। क्वेश्चन नंबर याद नहीं है बट इस तरीके के तीन तीन स्प्रिंग्स लगी हुई हैं और इधर में कांस्टेंट k1 है और इधर शायद k2 और k2 है। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूँ, ये मान लेते हैं कि स्मॉल m जो है वो इधर से थीटा एंगल पर और इधर भी थीटा एंगल पर। हाँ हाँ, नहीं डिफ कुछ नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ ये सब ऑब्जेक्टिव करेगी इसको, बात मानिए। टाइम पीरियड में फिर बोल रहा हूँ, एसएचएम का टाइम पीरियड किसी भी क्वेश्चन में टफ से टफ क्वेश्चन दे दो आप, मुश्किल से 2 मिनट लगना चाहिए। बस बस करिए। इसमें जो लाइक कैपिटल एम, ये वाई एक्सिस मान लेते हैं और इधर एक्स एक्सिस मान लो। नहीं वैसे तो ये क्वेश्चन टफ है, लेकिन हम लोगों के लेवल पर आसान पूछा जाता है और ये कहते हैं फाइंड टाइम पीरियड ऑफ, स्पेशली एक टर्म लिखते हैं उसमें, टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस अलोंग अ वाई एक्सिस। अगर ये स्मॉल वर्ड हटा दें बस पूरी प्रॉब्लम टफ हो जाती है।
ये जो स्मॉल वर्ड है ना, मतलब स्मॉल ऑसिलेशन क्यों लिखा गया इसको? 3D टाइप नहीं, मतलब ये है कि अगर बहुत थीटा ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहे, मतलब स्प्रिंग्स का इंक्लिनेशन वाई एक्सिस से ना बदले, और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, मतलब ग्रेविटी का कोई काम नहीं। और ऑसिलेशन वाई एक्सिस पे हो रही है, इसका भी रोल है। ऑसिलेशन वाई एक्सिस पर है, इसका भी रोल है इसमें। देखिए लाइन ऑफ ऑसिलेशन भी क्वेश्चन में मैटर करती है बहुत। मान लेते हैं कि इसको हम इधर की तरफ वाई डिस्टेंस मूव करें, बट वाई बहुत छोटी वैल्यू है, तो इसका प्रोजेक्शन, इस डिस्प्लेसमेंट का प्रोजेक्शन इधर की साइड, इस ब्लॉक की तरफ, इस स्प्रिंग की तरफ, इधर अगर वाई जा रहे हो तो प्रोजेक्शन ऑफ अ वाई, यानी कि कंपोनेंट ऑफ वाई ऑन दिस लाइन, वाई कॉस थीटा, यानी अगर ये ब्लॉक वाई डिस्टेंस इधर जाएगा तो ये वाली स्प्रिंग कंप्रेस होगी वाई कॉस थीटा के अमाउंट से, और राइट वाली स्प्रिंग, राइट साइड वाली स्प्रिंग, ये भी कंप्रेस होगी वाई कॉस थीटा से। ये इसका लॉजिक है, प्रोजेक्शन यूज करेंगे। ये दोनों का कंप्रेशन दिखाओगे वाई कॉस थीटा, और ये नीचे वाली स्प्रिंग का एलोंगेशन कितना दिखाओगे, वाई। अब इसके बाद उस मास पे अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं कि क्या क्या फोर्सेस रहेंगी उस मास के ऊपर, तो ये जो स्प्रिंग एलोंगेट हुई है, इसकी वजह से डाउनवर्ड फोर्स K1y, और ये जो कंप्रेस हो गया, जो ये जो कंप्रेस हुई है, कंप्रेशन वाली फोर्सेस इधर की साइड और इधर की साइड, अगेंस्ट कंप्रेशन आएगा ना, कंप्रेशन की अपोजिट फोर्स आएगी, तो ये K2 मल्टीप्लाइड बाय कंप्रेशन का अमाउंट वाई कॉस थीटा है। और ये एंगल्स थीटा है। तो आप सिमेट्री से नेट फोर्स देखें अगर, तो ये जो साइड वाली दो फोर्स देख रहे हो, इनके भी सिमेट्री लगाओगे तो इन दो जो साइड के फोर्सेस है, इन दोनों का भी डाउनवर्ड कंपोनेंट जाएगा, और इस ये साइड वाली फोर्सेस के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आएंगे, यानी कि एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट्स कैंसिल आउट कर जाएंगे। इन दो फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट कैंसिल आउट करके K2y cos थीटा का y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट, और इधर वाले का भी y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट, और प्लस K1y पहले से ही है। तो टोटल फोर्स जब चेक करोगे एफ नेट, तो वो आएगा K1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ K2 cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा वो, इंटू वाई, और भी था माइनस साइन इसलिए लगा रहे इसमें क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट वाई पॉजिटिव एक्सिस पे लिया था और फोर्स हमारा नेगेटिव साइड जा रहा है। तो अब ये जो K1 प्लस 2 K2 cos स्क्वायर थीटा देख रहे हो, ये एज अ K इफेक्टिव कहलाएगा हमारा, K1 प्लस 2 K2 cos स्क्वायर थीटा। कॉस में तो लिमिट कहाँ लगती है, थीटा थोड़ी छोटा एंगल है, कोई थीटा पे कोई लिमिट थोड़ी है। थीटा कांस्टेंट है, स्मॉल ऑसिलेशन से थीटा बदल नहीं रहा है। नहीं, अगर थीटा वेरिएबल फंक्शन हो जाए तो एसएचएम की कंडीशन फेल नहीं कर गई कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है उसके साथ तो कांस्टेंट वैल्यू बनती है ना कोई, इसलिए थीटा कांस्टेंट दिया हुआ, कांस्टेंट दिया नहीं है, अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए। अब कुछ अदर ऑसिलेशंस हैं जो सिमिलर टू स्प्रिंग है।
नहीं नहीं, ऑसिलेशन लाइक स्प्रिंग, सिमिलर टू स्प्रिंग, फोर्स वोर्स तो अभी कहाँ पढ़ रहे हैं। बहुत सारे केसेस हैं, फटाफट दिखा रहे हैं। लाइक सबसे पहले ये है अ बीड ऑन इलास्टिक वायर। हाँ वही ग्रेविटी एरोटी, मतलब जो बाकी के चैप्टर्स में नहीं आते हैं, ग्रेविटेशन के अंदर ऐसे जब न्यूमेरिकल आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आ जाता है, इसमें ऐसे करके दे रहे हैं यार कि एक स्मॉल एम मास का बीड है connected by elastic wire, and this wire has a constant tension force. Wire has a constant tension force of T. है ना? टाइम पीरियड निकालना है फॉर स्मॉल ऑसिलेशन ऑन वाई एक्सिस। टाइम पीरियड फॉर द स्मॉल ऑसिलेशंस ऑन वाई एक्सिस। What is the time period for small oscillations on a y axis? ये लेंथ गिवन है, लेफ्ट और राइट साइड पर लेंथ एल है, वाई एक्सिस पर थोड़ा सा ऑसिलेशन कराएंगे, स्मॉल ऑसिलेशंस। तो देखो जल्दी खत्म करें टाइम। वाई एक्सिस पे जब जाओगे, मान लो वाई डिस्टेंस चले गए, सपोज वाई डिस्टेंस ऊपर गए, और वाई डिस्टेंस ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर कुछ थीटा एंगल्स बनेंगे, क्योंकि टेंशन फोर्स चेंज हो नहीं रहा। तो ये जो टेंशन फोर्स है इसको टी लिख देंगे, इस वाले टेंशन फोर्स को टी लिख दें। नेट फोर्स क्या लिखोगे अब इसके थीटा के टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ थीटा नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल कितना, 2t cos थीटा, माइनस में लिख सकते हैं। और कॉस ऑफ थीटा को किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल से देख लो, इसमें से एक राइट एंगल उठा लेते, ये एल है, ये वाई है, और ये पाइथागोरस से वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा, एंड दिस इज थीटा। तो नेट फोर्स इज माइनस 2t एंड कॉस ऑफ थीटा वाई बाय रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कह सकते हैं, और यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन यूज करें कि वाई स्मॉल है, तो इसके बाद हम एजम्पशन लगाएंगे, इसके बाद एजम्पशन दैट वाई को एल के कंपेयर में नेग्लेक्ट कर देते, तो नेट फोर्स बिकम्स -2t डिवाइडेड बाई दिस एल टाइम्स वाई। तो ये 2t बाई एल हमारे लिए एज ए स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया, बाकी 2 पाई अंडर रूट m बाई के से आंसर आएगा इसको। सर इसमें वाई डायमेंशन में हम लोग mg इसलिए नहीं कंसीडर करेंगे ना, क्योंकि वेरिएबल फोर्स जो मतलब टेंशन के थ्रू आएगी। नहीं नहीं, ये एक्स वाई प्लेन हॉरिजेंटल है एक्चुअली, अच्छा। वाई एक्सिस से वर्टिकल मत समझा करो हमेशा। दूसरी, ऑसिलेशन ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स के ऑसिलेशन,
ठीक है जी। अब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का। तो सिंप्लिसिटी के लिए तो फिलहाल यूनिफॉर्म रखते हैं। लाइक कोई सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है एंड फ्लोट कर रहा हो लिक्विड में, तो फ्लोट मतलब ये अपवर्ड जा रहा होगा या डाउनवर्ड जा रहा होगा? फ्लोट मतलब तैर रहा, तो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे तैर रहा होगा ये। ठीक है। हालांकि बॉयंसी वॉयंसी के कंसेप्ट के थ्रू ये निकाल सकते हैं कितनी लेंथ सबमर्ज होगी। तो अभी बॉयंसी में एंटर नहीं कर रहे हैं, बट ये कह रहे हैं कि सिलेंडर की डेंसिटी आपको रो, डेंसिटी ऑफ सिलेंडर और मास ऑफ सिलेंडर ये सब दिया। मास ऑफ सिलेंडर गिवन है, एरिया ऑफ दैट सिलेंडर गिवन है, मास, एरिया, डेंसिटी ऑफ सिलेंडर एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये सब गिवन है। वैसे तो इन सब का जो मेन काम है वो उसमें है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के लिए। ठीक है। हम लोग को क्या करना है कि इसको एक नेग्लेजिबल डिस्प्लेसमेंट देनी है, मतलब इस सिलेंडर को डाउनवर्ड पुश करना है थोड़ा सा। मतलब ये फ्लोट करना, मतलब फ्लोट करने का मतलब ये अभी इक्विलिब्रियम पर है, इसको डाउनवर्ड पुश करके जब छोड़ेंगे तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। टाइम पीरियड निकालना है इसका। द सिलेंडर इज द सिलेंडर इज pressed downward, the cylinder is pressed downward and released. Find time period. Find the time period. ऑब्जेक्टिवली देखें इसको भी, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिवली देखना है। जिस टाइम ये फ्लोट कर रहा होगा, फ्लोट बेसिकली इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, फ्लोटिंग में इक्विलिब्रियम। तो इस समय ऑलरेडी एट द टाइम ऑफ फ्लोटेशन ऑलरेडी ग्रेविटी की फोर्स और आर्किमिडीज के हिसाब से जो बॉयंसी आ रही होगी, ये ऑलरेडी यहाँ पर क्या हो रहे होंगे, बैलेंस। फ्लोटिंग मतलब बॉयंसी ऑलरेडी mg के बराबर है। जब इसको आप एडिशनल अमाउंट से एडिशनली इसको जब कंप्रेस, मतलब इसको डाउनवर्ड पुश करोगे आप बाय एक्स डिस्टेंस, बता सकते हैं कि कितना और वॉल्यूम सबमर्ज कर दिया हमने इसका, मतलब एक्स डिस्टेंस नीचे ले जा करके इसका एक्स्ट्रा वॉल्यूम कितना सबमर्ज किया। एक्स भाई जितना सबमर्ज है उसको छोड़ दीजिए, एक्स नीचे ले गए तो और कितना सबमर्ज कर दिए एक्स। तो ए इंटू एक्स एडिशनल सबमर्ज वॉल्यूम। और आर्किमिडीज का कहना था कि जो लिक्विड हम डिस्प्लेस करते हैं उसका जो वेट होता है, जो लिक्विड डिस्प्लेस करते हो उसका जो वेट होता है वो बॉयंसी होती है। तो हम लोगों ने इतना एडिशनल लिक्विड डिस्प्लेस किया है ना, इसमें डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई कर दे। ध्यान दीजिएगा, आर्किमिडीज के स्टेटमेंट में बॉयंसी को डिफाइन किया गया है वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। तो एडिशनल डिस्प्लेस लिक्विड इनटू डेंसिटी, एडिशनल बॉयंसी, जी और आएगा, सॉरी, क्योंकि ए इंटू एक्स वॉल्यूम है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास है, जी भी आएगा। दिस इज एडिशनल बॉयंसी। और एडिशनल बॉयंसी का मतलब यही नेट फोर्स है, क्योंकि जो पहले वाली बॉयंसी थी वो तो ऑलरेडी बैलेंस है। तो जो एक्स्ट्रा बॉयंसी आएगी, समझ पा रहे हो आप, तो ये आपका एफ हो गया। और क्योंकि ये बॉयंसी है ऊपर की साइड आ रही है और मोशन डाउनवर्ड था माइनस, तो ये हमारा के हो गया, एरिया इंटू डेंसिटी इंटू जी, के हो गया। अब 2 पाई अंडर रूट m/k, इसलिए बोले ये स्प्रिंग जैसे क्वेश्चन था। 2 पाई अंडर रूट मास ऑफ दैट सिलेंडर
ठीक है। देन सब निपटा दे, यही तो खत्म करें बाकी चैप्टर्स। तीसरा आता है ऑसिलेशन ऑफ लिक्विड इन अ ट्यूब। और इसके बियॉन्ड क्वेश्चन आएगा भी, रिपीटेड है क्वेश्चन इसमें। देखो पेपर में भी क्वेश्चन रिपीट होंगे, फाइनल जब जेई मेंस में जाओगे आप। तो इसमें इस तरीके का एक ट्यूब मान लें, और इसमें लिक्विड फिल करा गया हो, मान लो आप एम मास का। देखिए इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो ट्यूब का एरिया गिवन है, इनिशियल ये हाइट गिवन है, जितनी हाइट तक लिक्विड है वो हाइट गिवन है। और ये ऑब्वियस है कि इनिशियली दोनों तरफ लेवल बराबर होगा। एक कॉमन रूल है लिक्विड का कि जब भरेंगे तो दोनों साइड सेम लेवल जाएगी। तो एरिया, हाइट और लिक्विड की डेंसिटी, एरिया सेम है। हाँ, यूनिफॉर्म ट्यूब है ना, तो एरिया दोनों तरफ एक जैसा होगा। और ये इनिशियल कंडीशन है, ठीक है। तो इनिशियली लेवल बराबर है। फिर वो कहते हैं कि किसी एक साइड पर, लेफ्ट या राइट, किसी भी एक साइड पर अगर हम इस लेवल को थोड़ा सा कम कर दें, मतलब प्रेस कर दें, लेवल को किसी एक साइड से प्रेस कर दें और उसके बाद इसको स्टार्ट करवाएं, टाइम पीरियड क्या होगा इसका। एक्सटर्नली लेवल ऑफ लिक्विड इज प्रेस्ड डाउनवर्ड। मान लीजिए इधर का लेवल आप नीचे लेके जाओ, तो नेचुरल सी बात है, इधर का लेवल नीचे ले जाएंगे तो इधर का लेवल उठ जाएगा। तो किसी भी साइड पर, लेफ्ट या राइट साइड, किसी भी साइड पर, द लेवल ऑफ लिक्विड इज प्रेस्ड डाउनवर्ड एंड देन रिलीज्ड। व्हाट इज टाइम पीरियड? तो थोड़ा दिमाग लगा ले अगर हल्का सा, बस कुछ नहीं, इसमें सब आसान क्वेश्चन ही हैं। ये बताइए जो प्रीवियस लेवल था, मान लो उससे हम सपोज दैट लेफ्ट साइड हम एक्स नीचे गए, तो नई कंडीशन में लेफ्ट साइड और राइट साइड के लेवल्स में डिफरेंस कितना मिलेगा आपको, लेफ्ट साइड और राइट साइड? 2x नहीं हो जाएगा? इधर x दबेगा तो उधर x उठेगा, ये x डिप हुआ, ये x राइज हुआ, ठीक। अब जो नया वाला लेवल है लेफ्ट साइड पर, अगर आप इसके नीचे का पोर्शन देखो, ये पोर्शन, क्या ये पोर्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है? क्योंकि दोनों तरफ सेम लेवल है, जितना हाइट इधर उतना हाइट इधर। इमेजिन करो ये पोर्शन अगर ना होता किसी तरीके से, सपोज दैट ये पोर्शन होता ही नहीं, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है? यानी ये जो पोर्शन है यही इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये पोर्शन का वेट कितना है जिसकी वजह से हमारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब है? तो वो फोर्स है हमारे लिए। ये 2x हाइट का है, 2x हाइट इंटू एरिया इंटू रो इंटू, तो ये हमारा k हो जाएगा। मतलब ये रिलेटिवली आसान क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ इसी तरीके से पता लगाना होता है कि कांस्टेंट की क्या बन रहा है। हाँ, थोड़ा ये जरूर दिमाग लगाया करो कि हमको सिर्फ वही फोर्स कैलकुलेट करनी होती है जो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रही है। और इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट मार कर दे अगर, एक क्वेश्चन इसका ऐसे भी आता है, एरिया वेरिएशन नहीं, ट्यूब की एक साइड टिल्टेड कर देते हैं, तो ये स्लाइटली टिल्ट, थोड़ा सा प्रॉब्लम चेंज हो जाता है। मान लो थीटा एंगल पर टिल्ट करते हैं,
नहीं, इतनी जल्दीबाजी नहीं। मैं फिर बोलूंगा, करो बिल्कुल बेसिक मेथड से ही क्वेश्चन को। हम लोग ये क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कराते हैं तो उसका पर्पज सिर्फ ये होता है, ये रियलाइज कराने का पर्पज होता है कि कुछ नहीं, ये सब फिर गलती, वही सब उल्टे सीधे काम करो। हम कह रहे हैं सिर्फ सारा दिमाग इस बात पे लगाइए कि अनबैलेंस फोर्स कहाँ से आ रही है, मतलब कौन सा फोर्स इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहा है, इसके ऊपर दिमाग लगाओ। जो मेन पॉइंट मैं बोल रहा हूँ उस पर काम करिए, उस पर काम करूंगा तो ये ऑब्जेक्टिव है, नहीं तो फिर वही चीज होगी कि पेपर में टफ लगेगा। इसमें मान लो लेफ्ट साइड से हमने एक्स प्रेस किया, तो लेफ्ट साइड तो लेवल एक्स नीचे हो गया, राइट साइड उतना ही लेवल उठेगा, एक्चुअली उतना लेवल नहीं उठेगा। अगर ये एक्स कम करोगे तो राइट साइड में ये स्लैंटेड पोर्शन एक्स आएगा आपका, वर्टिकली एक्स नहीं हो पाएगा ये, तो ये स्लैंटेड पोर्शन एक्स बना। ठीक है, अब एक बार फिर देखो, जो जहां तक लेवल सेम है दोनों तरफ, ये पोर्शन तो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर है। एडिशनली क्या ऐसा है जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम नहीं बन रहा हमारा? ये पोर्शन, ये कितनी हाइट का है देखो, भाई ये डिस्टेंस वर्टिकली एक्स है, नोटिस करना थोड़ा सा, ये थीटा मान लेते हैं यहाँ पर। हाँ, तो ये डिस्टेंस आपका वर्टिकली एक्स है ना, ये वर्टिकल एक्स है और ये स्लैंटेड एक्स है, तो टोटल वर्टिकल हाइट बताइए यहाँ पर कितनी आएगी, टोटल वर्टिकल हाइट? x into 1 plus sin X theta. x into 1 plus sin theta, Yes sir. द नेट वर्टिकल हाइट। उसमें डेंसिटी और जी मल्टीप्लाई कर देना, तो याद करिए रो जी इंटू हाइट प्रेशर भी होता है, डेंसिटी इंटू जी इंटू हाइट गिव्स प्रेशर, एंड प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई कर दे, क्या बन जाएगी? फोर्स। तो अब की बार ए रो जी और 1 प्लस साइन थीटा, ये के बन जाएगा, के इज रो ए जी, और एक्स को अलग कर दो, बाकी सब कांस्टेंट के है। ठीक है, तो तीन तो ये हो गए लिक्विड वगैरह में। इसके अलावा और भी हैं, ग्रेविटेशन चैप्टर में आता है, टनल्स वाले केसेस, टनल के अंदर पार्टिकल का ऑसिलेशन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में ऑसिलेशंस आती हैं, मैग्नेटिज्म के अंदर ऑसिलेशंस आती हैं, कई सारे चैप्टर्स में आती है, तो वो सब अगली क्लास में करेंगे। वो तभी में होगा। टनल वर्टिकल का क्या मतलब है? स्फीयर के अंदर तो कैसी भी टनल बनाओ, स्फीयर में बनाओगे, अर्थ स्फेरिकल है। तो ये तीन करिए, बाकी अब करेंगे नेक्स्ट क्लास में जो आगे कल। कोर्स अभी पढ़ा लें, मतलब देखो फिर उसमें रिजल्ट बताएंगे। फोर्स्ड ऑसिलेशन जो है वो समझने वाला नहीं है। फोर्स्ड ऑसिलेशन बस आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि उसमें समझा हम भी नहीं पाएंगे। तो बता देंगे, मतलब ऐसे लिखवा देंगे, उसमें जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो बता देंगे, और वो समझने के चक्कर में मत लगिए सर। किसके आते हैं? मेंस में आते हैं, जैसा आते हैं। देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्प्रिंग वाला क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख रहे हो बाकी चैप्टर्स में भी स्प्रिंग के जैसे ही रिजल्ट बनते हैं। पेंडुलम का वेटेज कम है, क्योंकि पेंडुलम के सिमिलर ऑसिलेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक में नहीं है, पेंडुलम के सिमिलर आपका ग्रेविटेशन में नहीं जाएगा। जहां पर भी ऑसिलेशन आएंगी वो किसके सिमिलर आएंगी?
kx वाली फॉर्म। ठीक है, चलिए बाकी अब करेंगे नेक्स्ट क्लास में।